अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने हाइपोथेसिस को स्टार्ट किया था और हाइपोथेसिस के फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द वन सैम्पल टेस्ट, जिसमें आपको एक पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन गिवन है, एक पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा गिवन है। तो अगर आपने उसका कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करना हो तो आप किस तरह करेंगे, ये हमने अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस किया था। So now let's move towards the next topic, which is the part of hypothesis. Mainly, hypothesis have 3 to 4 parts. Like number one is the one sample test, जिसमें आपको एक population का data given होगा, एक population के हिसाब से आपने hypothesis को test करना होगा। The other one is the two population, के वो hypothesis जिसमें आपको two populations given है, ठीक है ना। तो इनमें आपके पास two categories हैं, like when observations are independent and when observations are paired or interconnected with each other। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे पेयर्ड हाइपोथेसिस। पेयर्ड हाइपोथेसिस के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो इंटरकनेक्टेड है सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन से। लाइक वी हैव टू ऑब्जर्वेशंस, लाइक फर्स्ट पॉपुलेशन एंड द सेकंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके पास सैंपल है तो वो इंटरकनेक्टेड है आपस में। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंटरकनेक्टेड विद द सेकंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर मैं बात करूं इस वाले टूथपेस्ट की, तो यहाँ हम अगर क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा हुआ है टू डिफरेंट टूथपेस्ट आर टेस्टेड ऑन टू सेट्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी आपने दो डिफरेंट टूथपेस्ट को टेस्ट किया टू सेट्स ऑफ चिल्ड्रंस पे। यानी आपने दो लोगों को लिया, एक को आपने दिया टूथपेस्ट ए, एक को आपने दिया टूथपेस्ट बी। जो भी रिजल्ट आया आपने उन दोनों का लिख लिया। क्या मतलब है इसका, कि आपने टू सेट्स बनाए, ठीक है। टू सेट्स जब भी पेयर होता है तो हमेशा दो लोगों का, दो चीजों का होता है। तो जब भी आपकी बात सेट्स की बात हो रही होगी या जब भी आपकी पॉपुलेशंस इंटरकनेक्टेड होंगी तो आप उसमें कौन सा हाइपोथेसिस यूज करेंगे, विच इज पेयर्ड हाइपोथेसिस। एक आपके पास कैटेगरी ये है और दूसरी कैटेगरी है इस तरह की। The weight of 5 men are recording before and after a tonic was given for 6 weeks। ठीक है, 6 वीक्स तक उन्होंने 5 लोगों को एक टॉनिक दिया और उनके बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट को नोट डाउन किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब हम यहाँ पर चेक कर रहे होंगे तो हम किस तरह करेंगे कि बिफोर, यानी एक आदमी का पहले टॉनिक से पहले क्या वेट था और टॉनिक के बाद उसका क्या वेट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंटरकनेक्टेड विद द सेकंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑब्जर्वेशन वन है आपके पास पहला मैन, उसका बिफोर का वेट आप चेक करेंगे उसी के आफ्टर के वेट से, ठीक है। तो ये क्या मतलब है कि ये बिफोर और आफ्टर की जो ऑब्जर्वेशंस है ये पेयर्ड है, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो ये कहलाते हैं पेयर्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। कि जिसमें आपकी टू ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपका है टू पॉपुलेशन या टू ऑब्जर्वेशंस आर इंटरकनेक्टेड और पेयर्ड, ठीक है। लाइक बिफोर एंड आफ्टर वाले जितने भी होंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर हम देखें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दिया हुआ है कि एक ही बंदे का आप पहले लेफ्ट हैंड से चेक करें कि कितनी ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है उसकी, और फिर राइट हैंड से। तो जाहिर सी बात है जिसका लेफ्ट चेक किया होगा उसी के साथ आप उसका राइट चेक कर रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दी टू ऑब्जर्वेशंस, टू पॉपुलेशंस ऑब्जर्वेशंस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। यानी कि अगर हम ऑब्जर्वेशन वन की बात कर रहे हैं तो वो दोनों जो बिफोर एंड आफ्टर की हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब कि वो पेयर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपके पास पेयर्ड हाइपोथेसिस का। अगर हम इसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर रिजल्ट डालें, नजर डालें, तो हम ये देखते हैं। ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर पेयर्ड, कि जब भी आपकी ऑब्जर्वेशंस पेयर्ड होंगी तो आप किस तरह से उसका हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। नंबर वन, आप हाइपोथेसिस जो है वो बिल्ड करेंगे। एच नॉट नल हाइपोथेसिस इज म्यू वन विच इज दी ऑब्जर्वेशन वन या पॉपुलेशन वन मीन माइनस पॉपुलेशन टू मीन इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कोई डिफरेंस इन दोनों के दरमियान नहीं होगा, 0 डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास म्यू डी, डी इज डिनोटेड एज डिफरेंस, यानी कि म्यू डी इज इक्वल्स टू 0।
ये आपका नल हाइपोथेसिस है। अगर हम H1 की बात करें तो H1 इसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल टू है तो ग्रेटर, लेसर और नॉट इक्वल टू। μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। ये कब होगा? जब μd इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यानी कि जब ऑब्जर्वेशन 1 बड़ी होगी और ऑब्जर्वेशन 2 छोटी होगी, ठीक है। μ1 छोटा बड़ा होगा और μ2 छोटा होगा, ठीक है। तो आपका जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आपकी जो ये माइनस वाली ऑब्जर्वेशन होगी μ1, ये आपकी ग्रेटर होगी। μ1 माइनस μ2 इज लेसर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका μ1 यानी मीन 1 छोटा है और मीन 2 बड़ा है, तो आपका जो μd आएगा वो 0 से लेसर होगा। और लास्ट आपके पास क्या होती है? नॉट इक्वल टू की, ठीक है। यानी कि जो भी आपका है वो ग्रेटर लेसर आप नहीं बताते, आप बस ये बताते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। These are all the alternatives of the null hypothesis. Now let's move towards the third step, which is the level of significance. ये चीज आपकी हर उसमें सेम रहेगी। इट इज 1%, 5% और 10%, ठीक है। लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिवन नहीं है तो आप स्टैंडर्ड लेंगे विच इज 5%, ठीक है। अब देखते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपके पास फॉर्मूला गिवन है, यहाँ टी स्कोर का फॉर्मूला है। और आप सबको पता है कि हम टी स्कोर कब यूज करते हैं? जब हमारा सैंपल साइज लेसर देन 30 होता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके पास इसी तरह के होंगे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर आपको सिर्फ टी स्कोर का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दिया है, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस डी अपॉन अंडर रूट एन। डी बार क्या है? डी बार इज द डिफरेंस मीन, ठीक है। यानी कि जो भी डिफरेंस है उनका मीन माइनस म्यू डी इज द ऑब्जर्वेशन इज अब ये वाली, ठीक है। एंड एस डी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। इसको हम आगे देखते हैं कि अगर आपने डिफरेंस मालूम करना है तो आप डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे? x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1 आप करेंगे तो आपके पास हर ऑब्जर्वेशन का डी आ जाएगा। देन आप उन सबको सम अप करके जिस तरह हम मीन मालूम करते हैं उसी तरह करेंगे, सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। तो आपके पास डिफरेंस मीन आ जाएगा, ठीक है। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द क्रिटिकल रीजन, तो इसमें जो क्रिटिकल रीजन आपके पास होता है वो रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी अल्फा एन माइनस 1। यहाँ आप टी स्कोर से एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अगर वो प्रोबेबिलिटी लेसर है आपके टी कैलकुलेटेड से तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी अगर ये इसके अंदर अंदर आ रही है तो इट इज एक्सेप्टेड और अदरवाइज इज रिजेक्टेड, ठीक है। Then if we move towards the second, which is reject H naught if T calculated is lesser than minus T alpha n minus 1, ठीक है। कि आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, अगर आपका T कैलकुलेटेड लेसर देन है इस प्रोबेबिलिटी से तो आप H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। T कैलकुलेट करना किस तरह हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। Now, if we see the third critical region, which is reject H naught if T calculated is lesser than minus T alpha upon 2 n minus 1 और T calculated is greater than T alpha upon 2 n minus 1। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी रॉन्ग हो रहा है, यानी कि अंदर आ रहा है लेकिन मतलब इससे लेसर आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग। जब आप ग्रेटर लेंगे H1 को, ठीक है, जब आप H1 को ग्रेटर लेंगे तो आप जो क्रिटिकल रीजन है वो भी आप ग्रेटर लेंगे। इज दैट क्लियर? जब आप ग्रेटर चूज करेंगे तो आप ग्रेटर का ही क्रिटिकल रीजन लेंगे। जब लेसर लेंगे तो आप लेसर का क्रिटिकल रीजन लेंगे। और जब आप नॉट इक्वल टू लेंगे तो आप नॉट इक्वल टू का क्रिटिकल रीजन लेंगे। आई होप इज दैट क्लियर कि जब भी हम पेयर्ड हाइपोथेसिस की बात करेंगे
तो जो पेयर्ड हाइपोथेसिस की कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं वो हम इस तरह से फॉलो करेंगे। अब हम एक काम करते हैं कि हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके देन दिस इज द टी स्क्वायर टेबल। Like if we see the question number 1, the weight of 5 men are recorded before and after a tonic was given for 6 weeks. ठीक है, ये आपको weights दिए हुए बिफोर एंड आफ्टर के। Test the hypothesis at alpha 0.05 that the tonic has no significant effect on weight. Assume the population of difference is normal. Like if we see that लिखा हुआ है the tonic has no significant effect on weight, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं है वेट का। किस पर? कोई इफेक्ट नहीं है टॉनिक का आपके वेट पर। यानी कि अगर आप टॉनिक पी रहे हैं और आप नहीं पी रहे, आप पी रहे हैं, तो आपका वेट उससे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। यानी कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लाइक इफ वी सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, या H0 हमने प्रिपेयर किया, μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल्स टू 0। इन्होंने क्या कहा कि टॉनिक का कोई इफेक्ट नहीं है आपके वेट पर। तो H1 हम इसका ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं विच इज द नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है आप वेट पर, तो हम ये ले सकते हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। ठीक है ना, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वेट 1 और वेट 2 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है। अल्फा इन्होंने आपको बताया हुआ है विच इज 0.05। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने लिख लिया यहाँ पर फॉर्मूला डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस डी अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, अब हम यहाँ अगर देखें तो इट इज दीज ऑब्जर्वेशंस आर बिफोर एंड दीज आर आफ्टर। ठीक है, हमने क्या किया, हमें सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है। x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू डी। x2 में से x1 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया d। ठीक है, 105 माइनस 100 5, 93 माइनस 92 1, 103 और 103 इक्वल है, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। 112 माइनस 110 2, 114 माइनस 108, तो आपके पास आ रहा है 6। इन सब को आपने प्लस किया। ठीक है, आपको डी बार चाहिए तो आपने क्या किया, इन सबको प्लस किया। ठीक है, ये सम ऑफ डी हो गया। अब आप यहाँ पर डी बार कैलकुलेट करेंगे किस तरह, जिस तरह आप मीन कैलकुलेट करते हैं, सिंपल। 14 आपका टोटल सम आ रहा है डिवाइड बाय 5, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, डी बार का 2.8, यानी कि आपका डिफरेंस मीन कितना है, 2.8। देन यू विल फाइंड आउट द SD। SD इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। क्या है भाई, कि क्या फॉर्मूला होता है SD का? SD का फॉर्मूला ये आपके पास लिखा हुआ है, सम ऑफ डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर। क्या करा आपने, डी माइनस डी बार में आपको यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके बता रही हूँ एक की, दिस इज द डी एंड दिस इज द मीन, मीन्स डी बार 5 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है 4.84। 1 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर विच इज 3.24। 2 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर विच इज 0.64। ठीक है, इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे और इन सबको सम अप करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 26.8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। n माइनस 1 है तो n और टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 5 है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ गौर करें तो हमारा जो सैंपल साइज है वो लेसर देन 30 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। ठीक है, ना अगर हम अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करें तो वो क्या है कि t is equals to d bar minus mu d divided by standard deviation under root n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो भी हमने चीजें कैलकुलेट की हैं उन्हें हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सही है,
डी बार हमारे पास था 2.8 माइनस 0। जीरो क्यों लिया? म्यू डी हमारा जो एच नॉट में था वो क्या था? 0। ठीक है, इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एस डी। एस डी आपके पास आ रहा है 2.59। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। जब आप इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया कि आपने पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, तो आपके पास आ रहा है 1.15 और ऊपर आ रहा है 2.8। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2.43। इट इज योर टी कैलकुलेटेड, जो टेस्ट इज स्टैटिस्टिक्स से आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ यू चूज क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन की अगर हम बात करें तो हमने नॉट इक्वल टू लिया था, तो हम नॉट इक्वल टू का ही क्रिटिकल रीजन यहाँ पर उठाएंगे, विच इज रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज लेसर देन माइनस टी अल्फा अपॉन टू n-1। यहाँ माइनस की लिखी, यहाँ ग्रेटर की लिखी, यानी कि यहाँ लेसर की और यहाँ ग्रेटर की, दोनों का क्रिटिकल रीजन हमने निकाला। एक दफा मैं और बता देती हूँ, इसको इससे डिवाइड किया तो आ रहा है 0.025 और 5 - 1 4। तो किस तरह हम देखते हैं टी स्कोर को? यप, 0.025 में देखेंगे हम 4 को, 1 2 3 4 ये रहा, तो आपके पास आ रहा है 2.776। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ माइनस के साथ लिखेंगे -2.776 और यहाँ प्लस के साथ। अब हम क्या करते हैं कि दीज आर टू रेंजेस। ठीक है, ये लेसर की होती है, ये ग्रेटर की होती है। ठीक है, इन दोनों के सेंटर में जो है, बिटवीन में आपका जो भी टी कैलकुलेटेड है वो होना चाहिए। अगर अगर ये नहीं होगा तो आपका टी कैलकुलेटेड जो भी एच नॉट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.43। ठीक है ना, ऊपर अगर हम देखें तो हमारा टी कैलकुलेटेड आ रहा है 2.43। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2.43 हमारा -2.7 से बड़ा है और 2.7 से छोटा है, यानी कि ये बीच में हमारे एक्सेप्टेड रीजन में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर देना होता है कैलकुलेशन कि अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेट। सही है ना, एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है तो जो भी एच नॉट के ऊपर कैटेगरी फॉल कर रही होगी हम उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, therefore the t calculated falls in accepted regions, so we accept h naught and reject h1 and conclude that the tonic has no significant effect on the weight। यानी कि हमारे टॉनिक का वेट के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। इस चीज का हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया है। इज दैट क्लियर? आज हमने पेयर्ड हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया है। इसके अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।